All right, so welcome everyone. Let us continue our history optional series. वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट. सो प्रीवियस सेशन में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है? सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द यूरोपियन हिस्ट्री वर्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री. देन हमने एंशियंट वर्ल्ड में पर्शियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, देन रोमन एम्पायर को स्टडी किया. आफ्टर दैट एंशियंट रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा. देन वी एंटर्ड इनटू द मेडिवल एज. सो मेडिवल एज से मॉडर्न एज का ट्रांजिशन हमें समझना है, जिसमें हमने देखा था कि देर आर 3 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मेडिवल एज. उनके डिक्लाइन के बाद हमें मॉडर्न राइज देखने को मिलेगा मॉडर्न वेस्ट का. सो वही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिक्लाइन कैसे करेगा और राइज कैसे करेगा. ठीक है. सो वो 3 इंस्टीट्यूशंस क्या क्या थे? तो 2 तो थे एम्पायर. सो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, देन होली रोमन एम्पायर, देन आफ्टर दैट फ्यूडलिज्म एंड यूनिवर्सल चर्च सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज a significant role of Islam included too. So हमने वो भी अच्छे से समझा in the previous session. And then crusades, right? After that we entered into rise of modern west, जिसमें हमने sea voyages देखा कैसे हुई. And then हमने देखा we started with Renaissance. और आज हमें Renaissance को continue करना है from here, right? Okay, not from here, but from from here we need to continue Renaissance. So let us look at these statements. या एक बार छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं ताकि कनेक्ट हो जाए कहानी सारी. क्रूसेड से शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते. तो क्रूसेड्स का कारण आप लोगों को याद है क्या था? ड्यू टू द व्हाट वाज द रोल ऑफ इस्लाम बिहाइंड क्रूसेड. एंड ड्यू टू दैट क्रूसेड की वजह से कुछ ट्रेड रूट्स ओपन हुए. एंड ड्यू टू दैट ट्रेड रूट्स जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो अरबिक वर्ल्ड है या इस्लामिक वर्ल्ड है, वहां से इन्फ्लक्स शुरू हुआ टेक्नोलॉजी का और नॉलेज का. एंड दैट इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज रिजल्टेड इनटू अग्रेरियन रेवोल्यूशन, यानी कि रिजल्टेड इनटू सम मटेरियल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, राइट? ड्यू टू अग्रेरियन रेवोल्यूशन. एंड ड्यू टू दिस अग्रेरियन रेवोल्यूशन जो फ्यूडलिज्म है वो स्ट्रक्चर जो है वो चैलेंज होना शुरू हो जाता है. ठीक है. इट पोज्ड अ चैलेंज टू फ्यूडलिज्म. कैसे? बिकॉज अग्रेरियन रेवोल्यूशन गेव कैश, राइट? या अग्रेरियन रेवोल्यूशन क्या देता है? किंग्स को सरप्लस देता है. और किंग्स के पास सरप्लस होता है और नए ट्रेड रूट होते हैं, तो किंग के पास जो है वो किंग की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या बढ़ जाती है. नॉट जस्ट किंग, अदर एरिस्टोक्रेट्स की भी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बेटर हो जाती हैं, राइट? नाउ इफ किंग वांट्स द सपोर्ट, किंग को अगर मिलिट्री सपोर्ट चाहिए अपनी नोबिलिटी का, सो द किंग डजंट हैव टू गिव लैंड ग्रांट्स एनीमोर, या बड़े लेवल पर लैंड ग्रांट्स नहीं देना है. And at the same time, the aristocrats, they are also not demanding बड़े लेवल पर land grants. Rather, they are demanding part of that surplus और part of that trade और part of that economic increase. यानी कि कैश या और काइंड में जो है वो सर्विसेज देने के लिए वो तैयार है, राइट? सो इससे क्या होता है? किंग की पोजीशन रिलेटिवली स्ट्रांग हो जाती है. अगर किंग की पोजीशन रिलेटिवली स्ट्रांग हो जाती है, दिस वाज हैपनिंग इन 13th सेंचुरी, राइट? 12th से 13th सेंचुरी में ये कहानी जो है वो, क्योंकि क्रूसेड हमारे चलेंगे 11th से 13th, राइट? और 12th 13th सेंचुरी के आसपास आते आते अग्रेरियन रेवोल्यूशन जो है वो अपने आप को सेट कर लेगा यूरोप में. ठीक है. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैग्ना कार्टा 1216 एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलेगा. सॉरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 1215. यस, 1215 मैग्ना कार्टा. आगे बताऊंगा मैग्ना कार्टा क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में समझाऊंगा व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस मैग्ना कार्टा. बट द थिंग इज कि किंग्स पर जो है वो एरिस्टोक्रेट्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है कि भैया हमें थोड़ा सा जो है वो कैश और काइंड और सरप्लस में सपोर्ट करो. बट एट द सेम टाइम किंग्स की पोजीशन भी स्ट्रांग हो रही है, राइट? एंड इसके पैरेलल में क्या हो रहा है? नया इंफॉर्मेशन और नॉलेज का इन्फ्लक्स हो रहा है. इन्फ्लक्स हो रहा है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का. और ये इंफॉर्मेशन और नई जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ रही है, ये पुराने ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को चैलेंज करती है, राइट? और राजा की पोजीशन या एरिस्टोक्रेट्स की पोजीशन धीरे धीरे अगर स्ट्रांग हो रही है, तो होल्ड जो है वो उनके ऊपर जो कैथोलिक चर्च का है वो घटता जा रहा है.
क्योंकि ये नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज जो है वो कैथोलिक चर्च द्वारा बनाई गई, जो कई सैकड़ों सालों की जो होल्ड है उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है ये नई नॉलेज, राइट। तो ये जो राजा लोग जो हैं, एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, ये पैटर्नेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन नए जो इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं जो स्कॉलर्स उनको। इसके रिजल्ट में हमें 14th से 16th सेंचुरी में एक मूवमेंट, एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट देखने को मिलता है यूरोप में, जिसको हम बोलते हैं रेनेसा, राइट। एंड इसके साथ अगर पैरेलल में, एक तो क्रूसेड की वजह से जो ट्रेड रूट ओपन हुए, ठीक है, और उसके साथ अगर आप पैरेलल में जोड़ दें 1453 द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड इसके साथ पैरेलल में जोड़ दें अगर आप द डिक्लाइन ऑफ बगदाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूरोसेंट्रिसिज्म है ना, वो बहुत कन्वीनियंटली मिडल ईस्ट की हिस्ट्री को इग्नोर कर देता है, लेकिन मिडल ईस्ट की हिस्ट्री अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है, ये सारे रीजन्स आपके साथ आपस में कनेक्टेड थे। So due to the decline of Baghdad, the learning center shifted towards Constantinople. And then due to the decline of Constantinople, these learning centers or these scholars, now they had no other way to go but to return back to the Christian lands. So they return back to Europe, gradually return back, जैसे जैसे ऑटोमन्स का होल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल या ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर बढ़ता गया, वैसे वैसे वो मूव करते गए। बट फाइनल जो ब्लो है वो फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल ने डाला, और एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ स्कॉलर्स का, एंड उन स्कॉलर्स को पैटर्नेज जो है वो प्रोवाइड करी, पैटर्नेज प्रोवाइड किया उन स्कॉलर्स को एरिस्टोक्रेट्स ने एज वेल एज मर्चेंट क्लास ने। बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यू टू द ट्रेड रूट्स, एक स्ट्रॉन्ग मर्चेंट क्लास धीरे धीरे यूरोप में डेवलप हो रही थी, एंड दैट मर्चेंट क्लास, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द मर्चेंट क्लास, दोनों जो है वो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च के होल्ड से जो है वो परेशान थे इन लॉट ऑफ द रीजन्स ऑफ यूरोप, राइट। सो दे वांटेड न्यू आइडियोलॉजी सो दैट पावर वो ग्रैब कर सके, एंड दैट न्यू आइडियोलॉजी वाज प्रोवाइडेड बाय दिस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट विच वी कॉल रेनेसा, राइट। एंड व्हेनेवर देयर इज अ न्यू आइडियोलॉजी, जब भी एक न्यू आइडियोलॉजी आएगी, देयर विल बी अ पावर शिफ्ट, देयर विल बी अ पावर चेंज। पावर चेंज होगा पॉलिटिक्स में, पावर चेंज होगा सोसाइटी में, क्योंकि नई आइडियोलॉजी का दोनों बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का ही हिस्सा है। सोसाइटी एक बड़ा सिस्टम है, एक सुपर सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसके अंदर ये बाकी सारे सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, राइट, वटेवर XYZ, जितने भी सिस्टम है वो सभी एक सुपर सिस्टम यानी कि सोसाइटी के अंदर काम करते हैं। तो जब हम बात करते हैं चेंजेस की, तो हम सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल चेंज कुड ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में कहां पर? एट द पॉलिटिकल लेवल, ठीक है। सो पॉलिटिकल लेवल पर हमें चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे कि भैया फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होगा, फ्यूडलिज्म विल डिक्लाइन, एंड रिजल्ट में चेंज क्या होगा? देयर विल बी द राइज ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स, क्योंकि ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म द मोनार्क्स आर वीक, बट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ मिडलिज्म द मोनार्क्स विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। फिर उसके बाद एक और नई आइडियोलॉजी आएगी, एंड दैट ideology will decrease the power of monarchs. That will result into the creation of constitutional monarchies or limited monarchies or new type of nation state and outright democracies even. उसे हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, वहां से हमारा सिलेबस शुरू होगा। वो जो नई आइडियोलॉजी है जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज का नेचर चेंज करेगी, वो नई आइडियोलॉजी होगी एज ऑफ एनलाइटनमेंट की आइडियोलॉजी। सो वी विल कनेक्ट दैट इन द कमिंग सेशंस। सो दीज रेनेसां स्कॉलर्स जो आए यूरोप में एंटर किया उन्होंने, पिछले 150 सालों से आ रहे थे, और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद बहुत बड़ी संख्या में आए, और यूरोप में आकर उन्होंने कहा कि देयर इज अ डार्क एज दैट सेट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर, right, and Roman Empire was collapsed in 476, right, and जो रेनेसां स्कॉलर्स हैं आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल करेगा,
एंड इसके 100 साल बाद, 100 ईयर्स बाद, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटियन एम्पायर कहना शुरू कर देंगे, राइट। और वो बोलेंगे दैट द रोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ है वो 476 में हुआ है बाय अ जर्मन रूलर कॉल्ड ओडोवाकर, राइट। और जो बाइजेंटीन एम्पायर है उसको मुस्लिम्स ने जीता। सो आई होप ये वाला फंडा मैंने क्लियर कर दिया है पहले। सो रोमन्स के डिक्लाइन होने के बाद सारा ट्रेड जो है वो खत्म हो गया, या सॉरी नॉट खत्म हो गया, बट ट्रेड जो है वो किसके हाथ में चला गया? ट्रेड चला गया पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर के हाथ में और फिर मुस्लिम्स के हाथ में। तो ट्रेड चला गया तो जमीन पर डिपेंडेंट हो गए, जमीन पर डिपेंडेंट हो गए तो फ्यूडल हो गए, राइट। दैट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ दिस डार्क एज। एंड हु सेड दिस? पेट्रार्क। डार्क एज किसने कहा है मिडिवल एज को? पेट्रार्क में। सो आपको कोट करने के लिए काम आएगा आंसर में। अभी मैं बहुत सारे स्कॉलर्स को कोट क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ एक्टिवली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट। सो आंसर राइटिंग में जो है वो यहाँ पर कोट करने की स्कॉलर्स को जरूरत नहीं है। वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ज़्यादा हमें कोट करने की जरूरत नहीं होती है। एंशिएंट और मेडिवल में हमें कोट करने की ज़्यादा जरूरत होती है और मॉडर्न में रिलेटिवली कम। एंशिएंट और मेडिवल में हमें स्कॉलर्स को कोट करने की जरूरत ज़्यादा होती है हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। So following them, later scholars unquestioningly assumed that new age had begun in Europe from 14th century onwards, और उसको उन्होंने मॉडर्न एज कहना शुरू कर दिया कि एक नया एज शुरू हो गया जिसमें हम अब अपनी पास्ट जो एंटिक्विटी है, जो एंशिएंट एंटिक्विटी है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। So the term middle age medieval period was used for the millennium after the fall of the Rome, so 4th century से लेकर, so from 4th century till the fall of Constantinople, यानी कि till 15th century, almost a millennium, they called it the dark age। 4th century भी क्यों? 476 is 5th century and 1453 is 15th century, so yeah, almost a millennium, 476, right? They called it the dark age. And what followed after this, so in 14th and 16th century, what followed after this, they called it the modern age। लेकिन हम धीरे धीरे करके क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि ये जो 14th से 16th सेंचुरी का जो पीरियड है, इनफैक्ट 17th सेंचुरी का जो पीरियड है, 14th, 16th, 17th, वी विल कॉल इट द अर्ली मॉडर्न। दे कॉल्ड इट द मॉडर्न एज, बट हम इसको अर्ली मॉडर्न कहेंगे और मॉडर्न एज शुरू करेंगे 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम कहेंगे द मॉडर्न वेस्ट या मॉडर्न यूरोप या मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। सिमिलरली इंडिया में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया में भी ये जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिबेट उठेगी, हम इसको आंसर करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियड है उसकी शुरुआत कहां से मानी जाए, ठीक है। तो वहां पर भी हम मेडिवल और मॉडर्न एज के बीच में एक अर्ली मॉडर्न एज एस्टेब्लिश करेंगे फॉर इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो, राइट, ब्रीफली। और वो किसके पैरेलल में होगी? बेसिकली जो लेटर औरंगजेब एंड देन जो लेटर मुगल्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये अर्ली मॉडर्न एज है। एंड देन जब अपने आप को ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश कर लेंगे पूरी तरह और उसके पैरेलल में इंडियंस भी अपने आप को, कुछ इंडियंस एस्टेब्लिश्ड होंगे और धीरे धीरे आइडियोलॉजिकल चेंजेस इंडियन मिडिल क्लास में भी डेवलप होगा, तो उसको हम कहेंगे द मॉडर्न एज। सो विल लुक इनटू दैट डिबेट, डोंट वरी, वहां हम जाएंगे, उस डिबेट में अच्छे से समझेंगे क्या है पूरी कहानी। So during the Middle Age, they argued the church had such complete control over men's mind that the learning of Greeks and Romans had been blotted out. So जो ग्रीक्स या जो ग्रीक रूलर्स हैं उनको देवताओं की तरह, रोमन रूलर्स को देवताओं की तरह पूजा जा रहा है। जो रोमन पैगनिज्म है, ग्रीक पैगनिज्म है, जिसमें ह्यूमनिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, वो सब कैथोलिक चर्च ने खत्म कर दिया। उन्होंने वही फंडा लेकर आया कि एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रीवियस सेशन में बताया ना मैंने आपको, दैट एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कुछ भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। तो ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिटी को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले कॉन्सेप्ट आएगा रेनेसां के साथ कॉन्सेप्ट आएगा ह्यूमनिज्म का, और एज ऑफ एनलाइटनमेंट के साथ कॉन्सेप्ट आएगा इंडिविजुअलिज्म का। और जो ये इंडिविजुअलिज्म है, यही प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बनेगा, जिसको हम समझेंगे भी अच्छे से, क्योंकि मेंस में, जीएस में इस पर सवाल जो है बन सकता है, एथिक्स में इस पर सवाल बन सकता है, एज वेल एज एसे पर इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इंडिविजुअलिटी है,
इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअलिटी है, क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या इसके नुकसान भी ज़्यादा है। ठीक है, आप कहेंगे सर कहाँ देखने को मिलती है हमें इंडिविजुअलिटी, नुकसान कहाँ देखने को मिलता है, तो लुक एट द फैमिली स्ट्रक्चर्स, राइट। पहले वी यूज टू हैव जॉइंट फैमिलीज, देन वी यूज टू गेट न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड नाउ हम धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द सिंगल पेरेंट फैमिलीज, राइट। तो ये इंडिविजुअलिटी की वजह से जो है वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। अब ये इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, कितना सच है कितना झूठ है, विल एनालाइज दिस क्रिटिकली। बट वी डू दैट इन जब हम इंडियन सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सो जीएस पेपर 1 के लिए, एंड देन सोशल जस्टिस इन जीएस पेपर 2, देयर वी अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल्स। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी रूट जो है वो हमें यहाँ पर हिस्ट्री में देखने को मिल रही है, यहाँ से निकलेगा कॉन्सेप्ट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिस्ट्री और लर्निंग हिस्ट्री एट ऑप्शनल लेवल, कि बहुत सारे इस तरह के आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो जीएस में आपको सपोर्ट करते हैं। ऑन सरफेस हमें देखने को मिलता है कि केवल कुछ ही टॉपिक्स पे इफेक्ट डाल रहा है या असर डाल रहा है डायरेक्टली हिस्ट्री ऑप्शनल, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो तब जाकर आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है हिस्ट्री ऑप्शनल। लेकिन बट रीसेंट हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलती है, हैज क्वेश्चनड दिस डिवीजन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अनफेयर टू लेबल एनी पीरियड एज डार्क एज बिकॉज देयर वाज सम लाइट गोइंग ऑन। कुछ तो रिसर्च उस समय भी, कुछ तो डेवलपमेंट चल रहा था, भले ही चर्च ही कर रहा था, जिसका प्राइम एग्जांपल है गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक आर्किटेक्चर इतना इंट्रिकेट है, इतना कॉम्प्लेक्स है, और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कि बगैर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस और बगैर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्केमी और बगैर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं हो सकता था। उस तरह के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते थे। तो गॉथिक जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, गॉथिक आर्किटेक्चर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो या, देयर वाज सम लाइट गोइंग ऑन. So after retrospection, we can underline that Renaissance was not an intellectual revolution, but rather an attitude of mind. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि दिस इज अ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, मैंने रेवोल्यूशन नहीं कहा, मैंने इसको आइडियोलॉजिकल मूवमेंट कहा, बिकॉज इट चेंज्ड, दिस मूवमेंट चेंज्ड द एटीट्यूड्स ऑफ माइंड. किस किस के एटीट्यूड? दिस चेंज द एटीट्यूड ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स. कैसे? बिकॉज उनको अपना बेनिफिट दिख रहा था, यानी कि जो नोबिलिटी है या जो किंग्स हैं उनका एटीट्यूड चेंज हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट इट चेंज द एटीट्यूड ऑफ द मर्चेंट क्लास. क्यों? क्योंकि उनको अपना बेनिफिट जो है वो किसी और आइडियोलॉजी में नजर आना शुरू हो गया. सो देखते हैं इट्स एम्फोसिस वाज ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. क्या क्या चीजों पर एम्फोसिस दे रहा है रेनेसां, और वो किस तरह इन लोगों को हेल्प कर रहा है, और कैसे सोशल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्यूरोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, this factor encouraged the scientific discovery. Now 14th century, then 15th century, and then especially 16th century. In 15th and 16th century, last of the 15th century यानी 1490s 1480s के बाद जो sea voyages हुए, right, those were result of that spirit of inquiry. और वो spirit of inquiry आई कहाँ से? तो थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं. तो जो सो कॉल्ड डार्क एज है ना, तो वहां पर चल क्या रहा था बेसिकली? डार्क एज क्यों कह रहे थे स्पेसिफिकली? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एल्केमी कर रहा है, कोई व्यक्ति फिजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करने की कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो अगर वो तो पुरुष है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है विजर्ड. तो और अगर फीमेल है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है विच, राइट. एंड उनको बैनिश करना तो लीस्ट है. जो सबसे कॉमन पनिशमेंट थी फॉर विजर्ड्स एंड विचेस वाज बर्निंग एट द स्टिक्स. जला दिया जाता था. जो भी गांव है, शहर है, उसके मोहल्ले में, मतलब पब्लिकली दे वर पनिश्ड, दे वर फ्लॉग्ड, दे वर म्यूटिलेटेड, दे वर स्किन्ड अलाइव, दे वर बर्न्ड, दे वर टॉर्चर्ड, so as to discourage any of curiosity of mind, right. और ये कौन कर रहा था? This was all done under the patronage of the church, and church got protection from. ये सब कौन कर रहा था? चर्च. और चर्च को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? वन सेकेंड. चर्च को प्रोटेक्शन दे रहा है होली रोमन एम्पायर, राइट. वो तो किसको दे रहा है? यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च को, रोम वाले को. लेकिन जो हर किंगडम में अपनी अपनी चर्च है, सो उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? नोबिलिटी.
या किंग्स, राइट, बिकॉज किंग्स को अनॉइंट करने के लिए कौन उनको किंग्स को रूल करने के लेजिटिमेसी दे रहा है? चर्च. सो देयर इज दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लर्जी और द प्रीस्टली क्लास एंड द रूलिंग क्लास, राइट. तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, सोशली, राइट. चर्च के पास इतना ज्यादा पैसा जो है वो कई बार टैक्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है कि अगर किसी किंग को वॉर करना है तो चर्च से पैसा ले सकता है. तो चर्चेज वॉर एक्टिंग एज बैंक्स ऑल्सो. और ये हम इंडिया के कंटेक्स में भी देखेंगे. यूपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछा है हिस्ट्री ऑप्शनल में कि कैसे जो है वो इंडिया के मंदिर जो है वो भारत के राजाओं के लिए बैंक्स की तरह एक्ट करते थे. सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. बट यहां पर बेसिकली ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को क्या कर दिया गया? क्रश कर दिया गया. क्रश कर दिया गया द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. सो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्टेड रहे ही नहीं. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड रहने की कोशिश कर रहा है वो बहुत सीक्रेटिवली कर रहा है, राइट. और अगर पकड़ा गया तो मार दिया गया या टॉर्चर किया गया या बैनिश कर दिया गया टू द लीस्ट. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन क्या दिया इस चर्च ने एक्सप्लेनेशन दिया कि आप लोग ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सब के पीछे क्यों पड़ रहे हैं व्हेन एवरीथिंग इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड. हमें दूसरा जवाब चाहिए ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सब कुछ गॉड कर रहा है, तो आप लोग क्यों जो है वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी एक्सप्लेनेशन जो है वो चर्च ने दी, राइट. मीठा मीठा बोल के पीछे से उन्होंने टॉर्चर किया लोगों को. बहुत भयंकर मिडिवल टॉर्चर्स के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा. बहुत ज्यादा ग्रूसम तरीके से टॉर्चर किया करते थे वो लोगों को. सो लेकिन विद द ओपनिंग ऑफ दोज ट्रेड रूट्स, जैसे जैसे वो ट्रेड रूट ओपन हुआ, राइट, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इन्फ्लक्स हुआ नॉलेज का, मैं लोग नहीं बोल रहा हूं क्योंकि नॉलेज का इन्फ्लक्स हुआ, जो नॉलेज का या इन्फो का जो इन्फ्लक्स हुआ, दैट क्वेश्चनड दिस ओल्ड ऑर्डर कि ये आप क्या ग्रेस ऑफ गॉड किए जा रहे हैं. ठीक है. एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड. जो भी पॉलिटिकल है, जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उनको तो एक्सप्लेन किया ही जा सकता है, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिक्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, सोसाइटी को भी, इकोनॉमिक्स को भी. नथिंग इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड. लेकिन ये वाला पॉइंट अभी आप रोकिए, क्योंकि ये हम आगे समझेंगे. बट फिलहाल रेनेसां के जो स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं कि जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, लाइक रेनबो क्यों बन रहा है, इट इज नॉट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, राइट. जैसे हमारी माइथोलॉजी में भी है ना कि रेनबो बन गया तो इंद्रधनुष कह दिया उसको, या बादल गरज रहा है तो मतलब कोई ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं आपस में देवी देवता. इस तरह की माइथोलॉजीज हर जगह है. सो जो रेनेसां स्कॉलर्स हैं, लर्निंग सेंटर था अरेबिया में, वहां पर लोगों को पता था ये सब चीजें कि ये कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे. वही जब नॉलेज और वो टेम्परामेंट जब यूरोप पहुंचता है, आप कहेंगे कि सर वो टेम्परामेंट ऐसा क्या पहले था ही नहीं? पहले था, लेकिन क्रश किया जा रहा था ब्रूटली, बिकॉज कैथोलिक चर्च स्ट्रांग था. कैथोलिक चर्च स्ट्रांग क्यों था? क्योंकि कैथोलिक चर्च की जरूरत जो है वो रूलिंग एलिट्स को थी, क्योंकि रूलिंग एलिट्स जो है वो अपने आप में वीक था. किंग्स जो है वो वीक थे बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडल हायरार्की, राइट. लेकिन विद द अग्रेरियन रेवोल्यूशन, विद द सरप्लस, जैसे जैसे फ्यूडल हायरार्की की जरूरत किंग को फ्यूडल हायरार्की की जरूरत कम से कम पड़ती है. नाउ किंग को चर्च की भी जरूरत कम से कम है, क्योंकि अब किंग अपनी फोर्स के जरिए अपनी लेजिटिमेसी प्रूव कर सकता है, राइट. किंग के पास इतना पावर है, इतना पैसा है कि वो लिखवा लेगा अपने बारे में कि भैया आई एम डिसेंडेंट ऑफ दिस किंग और आई एम डिसेंडेंट ऑफ दैट सेंट, राइट. और मेरे ऊपर तो इसका हाथ है और ऐसे है वैसे. सो किंग भी अपने आप को दूर करने लगे, और अदर एरिस्टोक्रेट्स भी एंड मर्चेंट्स भी अपने आप को दूर करने लगे. किसके साथ? किससे? कैथोलिक चर्च से. कैथोलिक चर्च जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगा. कैथोलिक चर्च वीक होने लगा तो एक स्पेस क्रिएट हुआ फॉर दैट साइंटिफिक इंक्वायरी. और एक साइड से अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो क्या करती है? बूम करती है. दैट रिजल्ट्स इनटू ऑल दो साइंटिफिक इनोवेशंस इन यूरोप in 14, 15, 16 and then later centuries. So the curiosity and the spirit of inquiry, this factor encourage scientific discovery. Then spirit of adventure. अब मैंने आपको बताया ही रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया था, एडवेंचर की जरूरत थी, टेक्नोलॉजीज आई नई आ गई थी. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब नई जो आइडियोलॉजी आई. पहले क्या था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो रहा है सब कुछ, तो क्या ही जरूरत है आपको करने की. बट नाउ अब पता है कि इट इज नॉट ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देयर इज ह्यूमनिज्म ऑल्सो, ह्यूमन एलिमेंट है. तो हमें एडवेंचर करना है और ज्यादा, ठीक है. प्लस एडवेंचर के लिए मेन जो मोटिवेशन है वो यही है कि डायरेक्ट ट्रेड जो है वो नहीं हो पा रहा है इंडिया से. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. देन ह्यूमनिज्म अगला कॉन्सेप्ट आया, राइट. इससे पहले क्या था कि एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सो एम्फोसिस ओवर डिग्निटी ऑफ मैन एंड अ सेंस ऑफ दिस वर्ल्डलीनेस. बिकॉज जो कैथोलिक चर्च है वो ये कह रहा था कि आपको रिचेज की क्या जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज रिचेज इकट्ठा करना इज अ सिन.
राइट। आपको जो है वो साल्वेशन अगर चाहिए तो ये जो हमने सैक्रामेंट्स दिए हैं, जो 10 कमांडमेंट्स दिए, इनको फॉलो करो, और जो भी कमा रहे हो वो एक्स्ट्रा अपने सब्सटेंस के लिए जितना रखना है रखो, और एक्स्ट्रा हमें दे दो। तो पेजेंट्स लोग एक्स्ट्रा किसको दे दे रहे हैं? चर्च को दे दे रहे हैं या अपने लॉर्ड को दे दे रहे हैं, राइट। और एक लॉर्ड जो है वो फिर अपने फर्दर अपने ऊपर वाले लॉर्ड को दे दे रहा है, वो फिर अपने ऊपर लॉर्ड, वो देन सो ऑन। तो ये एक पूरा एक पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम इज नॉट जस्ट अ मॉडर्न फिनोमेना, ये तब से ही चला आ रहा है, ठीक है। ये मल्टी लेयर जो मार्केटिंग है ना, वो वही वाली स्कीम तब से चली आ रही है, और पेजेंट्स को जो सबसे ज्यादा क्रश किया जा रहा है इससे। लेकिन अब धीरे धीरे ह्यूमनिज्म की बात आई कि इंसान की अपनी भी कुछ डिग्निटी है, नॉट एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर इंसान कुछ सोच रहा है, अगर इंसान ने कुछ अच्छा किया, तो वो अचीवमेंट का श्रेय इंसान को जाना चाहिए, ना कि गॉड को। अगर कोई इंसान बुरा करता है, वो एक्ट का जो श्रेय है वो डेविल को नहीं जाना चाहिए, वो इंसान को जाना चाहिए, राइट। तो ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया। आगे ह्यूमनिज्म पर और डिबेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म। ग्रेटर इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू इंडिविजुअल लेड टू राइटिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी। पहले किंग्स लोग जो है वो अपनी यूलॉजीज लिख रहे थे, राइट। किंग्स अपनी यूलॉजीज लिखते थे, यानी कि अपने एडवेंचर्स और जिस जिस तरह उन्होंने एक्सपेंड किया लिखते थे, लेकिन एवरीथिंग गॉड के साथ जोड़कर लिखते थे बहुत ज़्यादा। किंग अपने आप को बहुत ज़्यादा होली पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे, क्योंकि किंग्स को अनॉइंट किया जाता था। लेकिन अब not just kings but other nobility, aristocrats and the merchant class also, they also started writing about themselves कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, राइट। तो इट इज अ मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ पोस्टिंग सेल्फीज एंड अपलोडिंग स्टेटस, राइट। ऑटोबायोग्राफीज जो है वो लिखना लोगों ने शुरू कर दिया। देन सेक्युलरिज्म, एन अटैक ओवर दोज प्रीस्ट इन हुज वर्ड एंड एक्शन देयर वाज ग्रेटर डाइकोटोमी, राइट। कुछ ऐसे प्रीस्ट जो कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, बात तो वो गॉड गॉड की कर रहे हैं, लेकिन है वो प्रॉपर डिबॉच। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कहानी नहीं बताई थी, अभी बता देता हूं कि यूरोप में जो है वो एक बड़ी घटना घटी थी। इन यूरोप इन 1300s देयर वाज अ प्लेग। एक प्लेग आया था यूरोप में, जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं, बिबॉनिक प्लेग या ब्लैक डेथ। एंड दैट ब्लैक डेथ किल्ड अराउंड 1/3 ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट, एंड स्पेशली यूरोपियन और जो वेस्ट एशिया है, इसमें ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन को उसने मार दिया। इंडिया पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा बहुत ज्यादा। सो ब्लैक डेथ बेसिकली बिबॉनिक प्लेग था एक, राइट। और जब इस तरह का प्लेग फैलता है तो प्रीस्ट लोगों की जिम्मेदारी होती है मरते हुए लोगों के लिए लास्ट राइट्स जो है वो पढ़ना, या इस तरह पुट करूं कि नॉलेज का हब जो है वो, सिंस अगर मॉनेस्ट्री है, चर्च है, तो लोग भागकर चर्च या गॉड के पास जाएंगे कि बचाओ हमें, तो प्रीस्ट लोग अब उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी अच्छे लर्नेड प्रीस्ट थे, और जो लर्नेड प्रीस्ट की ट्रेडिशंस चले आ रहे थे जनरेशन बाय जनरेशन, they acted in most compassion and they tried to help most of these people who were dying due to this black death. And then that means they came into direct contact with these people, and at that time they had no idea about communicable diseases. जबकि इब्ने सीना ये ब्लैक डेथ के आने से 200 साल पहले जो है वो बता चुका था अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेस, लेकिन यूरोपियंस ने अभी तक नहीं सीखा था, ठीक है। तो जब ये प्रीस्ट लोग, अच्छे पढ़े लिखे नॉलेज वाले प्रीस्ट लोग, जो बीमार लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो भी बीमार हुए और वो भी मरे। तो एक जो कैथोलिक चर्च सिस्टम का एक बहुत बड़ा लर्नेड और अच्छे प्रीस्ट का जो एक कार्डर है, डिफरेंट कार्डर्स में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो मर गया, और एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया प्रीस्टली क्लास में। एंड दैट वैक्यूम वाज फिल्ड बाय मतलब लेस लर्नड, और जो मतलब अभी तक मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, और प्रॉपर जो है वो कंडीशनिंग उनकी नहीं हुई है प्रीस्टहुड में। उन लोगों को या तो प्रमोट किया गया, तो नए लोगों को रखा गया। और सिंस प्रीस्टली क्लास में पैसा और पावर बहुत थी, सो दैट अट्रैक्टेड द वर्स्ट काइंड। और वो वर्स्ट काइंड जो ऐड हुई प्रीस्टली क्लास में, दैट गेव इट अ वेरी बैड इमेज, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी होगी उनकी इमेज। दैट इज वाई 14th and 15th सेंचुरी में जो नई प्रीस्टली क्लास आई वो बिल्कुल डिबॉच थी, राइट। पहले भी प्रीस्टली क्लास पावर कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन ब्लैक डेथ की वजह से अच्छे लोगों की संख्या जो बहुत कम हो गई, और उनकी जगह जो रिप्लेस हुए वो बहुत ही ज्यादा मतलब विकेड लोग जो आए, दैट गेव अ वेरी बैड प्रेस टू यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च। एंड दे ट्राइड टू ग्रैब मोर एंड मोर पावर ऑफ द किंग्स, क्योंकि किंग्स स्ट्रांग होते जा रहे, राइट। क्योंकि पॉपुलेशन, एक और प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स कहां से आएगा?
तो किंग अब ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो किंग्स के पास पहले इनिशियली तो एक बहुत बड़ा ब्लो पड़ा उनके ऊपर कि पॉपुलेशन कम हो गई तो टैक्स जो है वो कम हो गया, लेकिन उसका रिपरकशन ये हुआ कि पॉपुलेशन कम हो गई तो खाली लैंड बढ़ गया, तो किंग्स ने ज़्यादा लैंड एक्वायर कर लिया, राइट। और जो मर्चेंट क्लास है, क्योंकि मरे केवल गरीब ही, क्योंकि मर्चेंट दे कुड अफोर्ड टू कीप अ डिस्टेंस विद अदर्स, राइट। सो मर्चेंट लोग यानी कि जो मिडिल और अपर क्लासेस हैं वो रिलेटिवली सेफ रही, मासेज ही उनकी डेथ जो है वो ज़्यादा हुई, राइट, जो कि होता ही आमतौर पर हर तरह के डिजास्टर में। सो इनको पहले तो इनिशियल इकोनॉमी में ब्लो पड़ा, जो इनिशियल इकोनॉमी पर ब्लो पड़ा उसका फायदा ये जो नए प्रीस लोग आए थे इन्होंने उठाने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे किंग्स की पोजीशन स्ट्रांग हुई। और जब किंग्स को या नोबिलिटी को या मर्चेंट्स को नजर आया कि ये तो बहुत जो चर्च सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डिबॉच हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो गया, सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, राइट। एंड दैट ऑल्टरनेटिव के लिए जो वो ढूंढ रहे थे, दैट गेव राइज टू प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, और let's say that became one of the reason to the rise of Protestant movement, right. So secularism, an attack over those priests in whose word and action were greater dichotomy. तो यहाँ पर मैंने बेसिकली सिंपल बहुत टेम्ड भाषा में लिख दिया इस पॉइंट को, लेकिन कहानी मैंने आपको समझाई कि किस तरह क्यों उनके वर्ड और एक्शन में डिफरेंस था, क्योंकि बात तो वो गॉड गॉड की कर रहे थे लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा डिबॉच्ड थे, राइट। डिबॉचरी मतलब अय्याशी। So if we are exploring the causes of Renaissance, we came to know that the material change through which Europe was undergoing during this period worked as a major factor. तो रेनेसां के पीछे मेजर फैक्टर क्या है? मटीरियल चेंज, यानी कि इकोनॉमिकल चेंज, यानी कि जो अग्रेरियन रेवोल्यूशन एंड जो ट्रेड है, राइट। सो रेनेसां के पीछे क्या है? मटीरियल चेंज जो है वो एक मेजर फैक्टर है। इटालियन सिटी स्टेट्स आर सपोज टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां। कौन कौन सी इटालियन सिटी स्टेट्स हैं? जेनोवा और वेनिस के जो मर्चेंट्स हैं, राइट। क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द इटली है वहां पर पेपल स्टेट है, राइट, पोप का बहुत बड़ा होल्ड है, तो उधर तो ये रेनेसां स्कॉलर जाकर ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखा पाए, लेकिन ये जेनोवीज और वेनिशियंस हैं, ये मर्चेंट लोग हैं, इनको चर्च से जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, सो दे अडॉप्टेड दीज पीपल, प्लस दिस बिकेम अ फैशन, राइट। जो रिच, जैसे जैसे जो लोग रिच होते जाएंगे, स्पेशली जो मर्चेंट क्लास है, उनके पास डिवाइन राइट नहीं है रूल करने का, राइट, दे वर लैकिंग दैट डिवाइन राइट, क्योंकि वो डिवाइन राइट तो कौन दे रहा है? चर्च दे रहा है। किसको दे रहा है? वो चर्च जो है वो नोबिलिटी को दे रहा है डिवाइन राइट रूल करने का, किंग्स को दे रहा है। लेकिन ये मर्चेंट जो है वो दे आर इक्वली इफ नॉट मोर रिच देन दीज किंग्स एंड नोबिलिटी, बट उनका सोशल स्टेटस जो है वो नीचे है, राइट। तो अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरे मर्चेंट से एक होड़, एक फैशन शुरू हो गया इन मर्चेंट क्लास में कि हम जो है वो इस स्कॉलर को पैटर्नाइज करेंगे, इस व्यक्ति को पैटर्नाइज करेंगे, तो कोई न्यूटन को पैटर्नाइज कर रहा है, कोई कोपरनिकस को कर रहा है, कोई माइकल एंजेलो को कर रहा है, कोई रफाएल को कर रहा है, ठीक है। ये सब डिफरेंट जो पेंटर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको पैटर्नेज प्रोवाइड करना एक फैशन बन गया। एंड नॉट जस्ट द मर्चेंट क्लास, द एरिस्टोक्रेसी ऑल्सो स्टार्टेड पैटर्नाइजिंग देम, राइट। तो एक तो ये फैशन था, एक सोशल स्टेटमेंट था, और उसके पैरेलल में दूसरा, दिस बिकेम अ वे बिकॉज दिस गेव राइज टू अ न्यू आइडियोलॉजी that supported the interest of merchant class and aristocratic class against the hold of the Catholic Church, right. So actually commercial success of Italian states brought a shift in cultural attitudes as well. Commercial activities gave birth to a new social class as mercantile class, which later came to be characterized as the middle class. So ये जो मर्चेंट, क्योंकि सी वॉयजेज हुए, राइट, कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या था, किस तरह समझाया था मैंने आपको, दैट व्हाट वाज कमर्शियल रेवोल्यूशन। सो इन कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या हो रहा था कि भैया जो भी मर्चेंट्स हैं वो यूरोप से निकलेंगे, राइट, वो यूरोप से निकलकर कहां जाएंगे? अमेरिकाज। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेड करना है इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ, लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमें चाहिए उनसे, क्योंकि हमारी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपर एस्टेब्लिश थी और बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही थी, राइट। तो हमें कुछ खास उनसे चाहिए नहीं था। अगर हमें उनसे, क्योंकि यूरोप के पास जो है वो यस कुछ एग्रेरियन प्रोड्यूस है, वाइन उनके पास चलो लेट्स से अच्छी है, राइट। स्लेव्स जो है वो वहाँ पर लर्नेड हमें स्लेव्स मिल जाएंगे, लर्नेड स्लेव तो नहीं है, लर्नेड स्लेव्स जो है वो हमें ग्रीक रीजन से या मिडल ईस्ट से मिलते थे, ठीक है।
लेकिन वूल इंडस्ट्री उनकी चलो ठीक है, लेकिन वूल इंडस्ट्री हमारे पास भी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो उनसे कुछ खास हमें चाहिए नहीं था। सो उनका जो शेयर लक है कि उनको अमेरिकाज मिल गया, क्योंकि अमेरिकाज गेव देम गोल्ड, सिल्वर, स्लेव्स, नया फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नॉलेज, नए तरह के स्लेव्स, वो सारी चीज़ें जो है वो अमेरिकाज ने प्रोवाइड किया। So these merchants, these so-called merchants, explorers, they went to Americas, they looted all those native tribes, they genocide, वहां पर उन्होंने act of genocide किया, they killed those people, they looted those people, और उनका सामान लूट कर वो कहाँ आए, वो इंडिया। ठीक है, इंडिया आए, साउथ ईस्ट एशिया गए, चाइना गए, और पैसिफिक को क्रॉस करके जापान तक गए, राइट। फिर इंडियंस के साथ उन्होंने सामान ट्रेड किया, अपना सामान उन्हें बेचा जो अमेरिका से लेकर आए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से, सोना चांदी, अदर प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स, और खाने पीने की चीज़ें, तंबाकू, राइट, दिया उनको, और उन इंडिया से सामान खरीदा, और इंडिया से, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से सामान खरीद कर जो है वापस बेचा यूरोप में इन 10x 20x रेट। ये है उनकी कमर्शियल रेवोल्यूशन, राइट। दिस कमर्शियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू, एक तो ऊपर रूलिंग क्लास है और नीचे जो है वो पेजेंट क्लास है। दिस कमर्शियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू अ मर्चेंट क्लास, एंड दैट मर्चेंट क्लास डिड नॉट हैव एनी डिवाइन राइट और कोई इस तरह की सोशल स्टैंडिंग नहीं है, बट उनके पास पैसा है बहुत, राइट, रिचेस बहुत है उनके पास। सो दैट बिकेम अ मिडिल क्लास, राइट इन द मिडल ऑफ द अपर रूलिंग एलिट्स एंड द लोअर पीजेंट्री, राइट। यहां पर जो है वो राइज हमें मिडिल क्लास का देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये कमर्शियल रेवोल्यूशन या जो मर्केंटाइल क्लास है ये और स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे हमें नजर आएगा कि ये मर्चेंट क्लास अब केवल पैटर्नेज करके या बड़े बड़े अपने लिए मतलब कोठियां, हवेलियां और रिसोर्सेज इकट्ठा करके काम नहीं चलेगा, अब इनको पावर भी चाहिए। और जब ये मर्चेंट क्लास या मिडिल क्लास पावर ढूंढने की कोशिश करेगी, तो पावर कहां से मिलेगी इनको? आइडियोलॉजी से। तो ये पैटर्नाइज करेंगे नए तरह की आइडियोलॉजीज को, जिसको हम समझेंगे अंडर एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स हैं वो ये डिमांड करेंगे कि भैया किंग्स को अब थोड़ा सा जो है वो कमज़ोर करो, किंग्स अपनी पावर को थोड़ा डेवल्यूट करो, थोड़ा सा मतलब लिमिट करो मोनार्की को। तो ये मर्चेंट क्लास का जो है वो मर्चेंट क्लास किसको सपोर्ट करेगा? मतलब खुद को सपोर्ट करना शुरू करेगा, मिडिल क्लास। बट दैट विल हैपन इन द 18th century. During this time, during 14th, 16th and 17th century, what is happening? These merchant class, they were patronizing whom? They were patronizing the Renaissance scholars. And these Renaissance scholars were talking about, किसके बारे में बात कर रहे थे? They were talking about the Greek and the Roman kings and the empires and the past glory, right? और ये जो merchants हैं इनका फायदा किस चीज में है? अगर किंग की किंगडम्स आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी तो मर्चेंट्स का तो नुकसान है ना, राइट? मर्चेंट्स के लिए तो एक, क्योंकि आज मान लो एक किंग है, वो मर्चेंट से मतलब मान लो 100 रुपये पे 20% टैक्स ले रहा है, 20% टैक्स ले रहा है। 2-4-5 साल बाद किंग रिप्लेस हो गया, दूसरा कोई हाउस हो गया, राइट? अब वो जो है वो 25% टैक्स लेगा। 8-10 साल बाद कोई और आ गया, वो 50% टैक्स लेने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो मर्चेंट्स के लिए तो ये ठीक नहीं है ना। मर्चेंट्स को चाहिए स्टेबिलिटी, एक ऐसा किंगडम हो, एक ऐसा हाउस एस्टेब्लिश हो जो कई सालों साल, कई डेकेड्स तक रहे और रेट्स जो है वो हम चेंज ना करें ज़्यादा। So merchants, they wanted stability. So merchants promoted these Renaissance scholars, जो कि ये strong monarchy की बात कर रहे थे, strong मतलब past में strong kings को जो है वो glorify कर रहे थे, right? With all that Renaissance and past glory ideology, ताकि strong monarchies जो है वो establish हो सके यूरोप में। ठीक है, यूरोप के जो किंग्स हैं उनको आइडिया लगे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग मोनार्की भी बनानी है, सो दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज, एंड दैट गेव राइज टू द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज, राइट? जिससे किंगडम्स जो है वो उनकी बाउंड्रीज सेट होनी शुरू हो गई, राइट? सो दैट ये मर्चेंट्स जो है वो इनको ट्रेड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इनिशियली मर्चेंट्स दे सपोर्टेड द एब्सोल्यूटिस्ट, या मिडिल क्लास सपोर्टेड द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज, बिकॉज एट दैट टाइम मिडिल क्लास वाज स्ट्रांग, बट इट वाज नॉट एज स्ट्रांग कि पूरी तरह खुलकर चैलेंज कर सके एरिस्टोक्रेसी को या किंग्स को। लेकिन धीरे धीरे 16th century, 17th century, 18th century तक आते आते these middle class will establish stock markets, these middle class will establish financial institutions, these middle class will establish banks,
और इतना स्ट्रांग कर लेंगे अपने आप को, दीज मिडिल क्लास विल एस्टेब्लिश डिफरेंट वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, या जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज है मिडिल क्लास बना लेगी, बैंक्स बना लेंगे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट वगैरह एस्टेब्लिश कर लेंगे। इनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि नाउ दे विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग किंग्स, दे विल स्टार्ट फंडिंग बोथ साइड्स ऑफ वॉर। हमें नेपोलियन के युद्ध में नजर आएगा कि किस तरह रॉथचाइल्ड्स जो हैं वो ब्रिटेन को भी फंड कर रहे हैं और फ्रांस को भी फंड कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे में इस मिडिल क्लास को क्या चाहिए होगा, नाउ दे विल डिमांड पावर, कि अब तो हमें पावर चाहिए। देन दे विल स्टार्ट डिमांडिंग लिमिटिंग दी मोनार्कीज, किसके माध्यम से, एक नई आइडियोलॉजी के माध्यम से, जिसको हम समझेंगे एज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, धीरे धीरे हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। इंटरेस्टिंग है ना कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है इस समय की हिस्ट्री। दिस हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस शेप्ड, ये तो हम डिटेल्स में जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, जब हमारा सिलेबस शुरू होगा देन वी विल गो इनटू डिटेल्स, बट दिस शेप्ड ऑल दैट थिंग। So commercial activities give birth to new middle class. Obviously, with the rise of new class, new attitude of life also appeared. नया social, नई ideology develop हुई. In one sense, it was the attitude which gave birth to Renaissance consciousness. Right, a new attitude towards the world, that we are human-centric attitude, individual-centric attitude, a secular attitude. Right. Now then even other factors were added. Other factors देखते हैं क्या क्या है. It said that study of classical literature was encouraged due to better availability of classical text. क्योंकि जो बगदाद की लाइब्रेरी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, वहाँ से नॉलेज जो है वो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंची, कॉन्स्टेंटिनोपल से धीरे धीरे एंड अदर एरियाज, ये तो मैं 2 बड़े लर्निंग सेंटर कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी लर्निंग सेंटर है, फिर धीरे धीरे वापस जो है वो ट्रेड रूट खुलने के बाद नॉलेज जो है वो यूरोप तक पहुंची। यहाँ पर बगदाद की लाइब्रेरी में पर्शियन और अरबिक में वो ट्रांसलेटेड थे, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल के स्कॉलर्स दे ऑल्सो न्यू पर्शियन एंड अरबिक टू, राइट, बट यूरोपियंस डिडंट नो पर्शियन एंड अरबिक, सो उनके लिए ट्रांसलेशंस जो हैं वो फिर किए गए, किसमें, जो उस समय की कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज थी, मतलब अदर लैटिन जो इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेजेस है उनमें ट्रांसलेशंस किए गए इनके रोमन और ग्रीक लिटरेचर के। तो जो यूरोपियंस के पास जब रोमन ग्रीक लिटरेचर पहुंचा तो इट वाज नॉट इन ग्रीक और रोमन और लैटिन, इट वाज इन फारसी और अरबी, राइट। तो ट्रांसलेट किया गया तब जाकर उनको पता चला। सो क्लासिकल लिटरेचर जो है बहुत सारा उनको देखने को मिलता है। Now more than one cause worked behind the wider spread of classical texts. क्या क्या? One reason was the role of Arab scholars who translated a number of Greek texts into Arabic. So the Greek texts were available to European scholars in Arabic. Second factor was the decline of Constantinople. It is said that the Byzantine or the Eastern Roman Empire का court had worked, or Constantinople का court had worked as a great patron to classical scholars. So after its decline, scholars fled to other regions while carrying classical manuscripts with them. राइट, सो अरेबियंस ने बगदाद में एंड देन कॉन्स्टेंटिनोपल में और फिर वो पहुंचा यूरोप में। तो ये कहानी मैं कई बार जो है आपको समझा चुका हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना दिस एनकरेज्ड रीडिंग ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट इन इटली एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो लोगों ने बाइबल के अलावा भी दूसरी किताबें पढ़नी शुरू करी, राइट, कि भैया प्लाटो ने सोक्रेटिस के बारे में क्या लिखा है, फिर एरिस्टोटल ने प्लाटो और सोक्रेटिस के बारे में क्या लिखा है, कि मार्कस ओरेलियस ने क्या लिखा है, या अदर जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, यूक्लिड हो गया, एरिस्थनीज है, और अदर जो रोमन किंग्स हैं उनकी यूलॉजीज और उनकी मतलब उन्होंने जो अपने लाइफ के बारे में लिखा है, या जो वंशावलियां हैं उनकी, राइट, उन सब में क्या क्या मेंशन है। सो दे स्टार्टेड रीडिंग देयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, बट एट द सेम टाइम अरेबियन और बाकी चीज़ें भी पहुंची होंगी उनके पास। सो दे गॉट इट दैट वर्ल्ड व्यू, वो वर्ल्ड व्यू उनका डेवलप होना शुरू हुआ। दे स्टार्टेड रीडिंग। अभी तक ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, समझ रहे हैं आप, वो सारी प्रिंटेड है हाथ से, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी किताबों की तो उसके रिजल्ट में जो है वो इन्वेंशन आएगा, क्योंकि इन्वेंशन इज दी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब डिमांड बढ़ेगी बुक्स की तो इन्वेंशन होगा प्रिंटिंग प्रेस का। तो गुटेनबर्ग में हमें प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले वो बाइबल प्रेस करेंगे, लेकिन उसके अलावा फिर ये भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेस होनी शुरू होंगी। तो हम आगे समझेंगे कि किस तरह नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आइडियोलॉजीज और मतलब आइडियोलॉजी को शिफ्ट करती है या आइडियोलॉजी के स्प्रेड में मदद करती है। तो प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो रेनेसां आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में बहुत लेवल पर मदद करेगी, बट नॉट जस्ट रेनेसां, बाद में एज ऑफ एनलाइटनमेंट के लेवल तक आते आते तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर हो चुकी होगी। दैट इज वाई
मतलब बुक रीडिंग जो है वो बहुत पॉपुलर होगा और बहुत तेजी से एज ऑफ एनलाइटनमेंट की आइडियोलॉजीज जो है वो आगे फैलेंगी, राइट। Now, earlier it was supposed that Renaissance was a purely European phenomena and it represented merely a European culture. Likewise, it was emphasized that it took the inspiration from Greek and Latin classical literature. But on the basis of latest research, we came to the realization that it was collective wisdom of mankind, because those learning center बगदाद में जो knowledge थी वो केवल ग्रीक और लैटिन नहीं थी, राइट उसमें चाइनीज, इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन और अरेबिया की खुद की नॉलेज भी थी, या इजिप्ट से आने वाली नॉलेज भी थी. सो इट वाज अ लर्निंग सेंटर, सारी नॉलेज थी वहां पर इकट्ठा. देन दैट शिफ्टेड टू कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड. तो चाइना से इंफॉर्मेशन आती थी, नॉलेज आती थी, इंडिया से आती थी, अरेबिया से आ रही है, इजिप्ट से आ रही है, यूरोप से आ रही है, और पुरानी भी पड़ी हुई है. तो इट वॉज द विजडम ऑफ द मैनकाइंड दैट फाइनली रीच्ड टू यूरोप एंड दे पुट इट टू गुड यूज. उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना शुरू किया इसको. Now, without any support of Asian ideas and technology, printing was invented in China. तो गुटनबर्ग जो है वो कैसे, गुटनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस बनती अगर चाइना से पेपर की टेक्नोलॉजी या चाइना से प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं आती, राइट. सेम लाइक आई सेड, लाइक श्रेय दिया जाता है कि न्यूटन ने वो किया, न्यूटन ने ये किया. अरे अगर उसका बेसिस पहले अल ख्वारिज़मी नहीं रखता, राइट, या उसका बेसिस पहले अल खल्तून जो है वो, खल्तून इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, अल खल्तून है एक स्कॉलर, ही वॉज अ फिजिसिस्ट. अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इन द नेक्स्ट क्लास में सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के नाम के लेकर आऊँगा, लेकिन ये दो नाम तो बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, अल ख्वारिज़मी एंड दूसरा नाम है इब्न सीना. इब्न सीना इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. ही डिस्कवर्ड, इब्न सीना ने ये डिस्कवर किया कि बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नहीं हो रहा, कि कुछ पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से बीमारियां हो रही हैं. एंड ही रियलाइज्ड कि अलग अलग पैथोजेंस जो हैं वो अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं, राइट. सो ये अगर ये सब और इब्न सीना और ये सब कहाँ से पढ़ रहे थे, ये पुरानी नॉलेज जो इंडिया, चाइना और इजिप्ट से या ग्रीक और लैटिन जो नॉलेज थी उन्हीं पर ही फर्दर डेवलपमेंट कर रहे थे ये, राइट. सो इट वाज अ कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनकाइंड. Now, such an intellectual fermentation in Europe was not possible. Individually, यूरोप में जो है वो रेनेसां और इस तरह की आइडियोलॉजी या कोपरनिकस, न्यूटन वगैरह नहीं आ सकते थे. नहीं नहीं नहीं. आज जो है वो आपको एक स्कॉलर है, सुना होगा आपने उनका नाम, नील डिग्रीज टाइसन, राइट. वो बहुत बढ़ चढ़कर न्यूटन को बोलते हैं कि न्यूटन वॉज द ग्रेटेस्ट माइंड और ग्रेटेस्ट माइंड. अरे न्यूटन कैसे पहुंचता उन कंक्लूजन्स पर अगर उससे पहले अरेबियंस ने उस पर काम नहीं किया होता, या उससे पहले चाइनीज और इंडियंस ने उस पर काम नहीं किया होता, तो राइट. सो दे जस्ट, ये यूरोसेंट्रिसिज्म है, ये वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो हमें बताते हैं कि भैया वी डेवलप्ड ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड द नॉलेज, जबकि ऐसा नहीं है. दे डेवलप्ड, उन्होंने, सॉरी, वी इन्वेंटेड नहीं, दे डेवलप्ड इट, दे वर्कड ऑन इट, ऑलरेडी एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट थे, उनको उन्होंने पॉलिश करने का काम किया, राइट. So there was an exchange of ideas between Europe and Oriental world यानी कि East world, and Arabian scholars worked as an intellectual bridge. So through sea voyages, such exchange of ideas became possible. In the same meantime, application of printing press boosted wider circulation of ideas. So Gutenberg में printing press हो जाती है और फिर अब जगह जगह पैम्फलेट के माध्यम से, ठीक है, पैम्फलेट के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से या छोटी छोटी नोवेला के माध्यम से लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना शुरू करते हैं, राइट. So that was the social media of that time. So that is Renaissance. Now let us look into Reformation. अगली कहानी समझते हैं Reformation की क्या है. Now Reformation and फिर हम देखेंगे the rise of Protestant Church. Protestantism. प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो डेवलप होगा. ये जो सारी आइडिया है, नॉलेज है, ये ग्रेजुअली इट विल लीड टू डिफाइंस ऑफ द कैथोलिक चर्च सिस्टम. जो किंग्स हैं, जो लोग हैं, वो कैथोलिक चर्च को डिफाई करना शुरू करेंगे. क्यों डिफाई करना शुरू करेंगे? बिकॉज इट विल नॉट बी इन देयर इंटरेस्ट एनी मोर, राइट. सो किंग विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर. सो पहले मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम सारी, फिर कहानी समझाऊंगा रिफॉर्मेशन की, पूरी कहानी क्या है. आइए देखते हैं. So when we talk, मेरा भी एक्सेंट कई बार पास्ट में चला जाता हूँ मैं, क्योंकि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हरियाणा. सो मेरा एक्सेंट पहले बहुत ज़्यादा हैविली
it was infused with हरियाणवी. बट नाउ फॉर द पास्ट 7 8 9 years आई हैव बीन लिविंग इन हिमाचल, तो अब मेरा एक्सेंट बहुत ज़्यादा हिमाचल के साथ इन्फ्यूज़ हो गया है. बीच में कुछ साल मैंने इसको न्यूट्रल रखने की कोशिश करी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक्सेंट पर भी काम आपको करना है डेफिनेटली, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट डेवलप करना नहीं, आपको एक न्यूट्रल एक्सेंट लेकर आना है अपनी भाषा में, ताकि इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है एक न्यूट्रल इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेंट. अगर आपके एक्सेंट में रीजनल वेरिएशन नज़र आता है तो उसके नंबर कटते हैं. क्यों? क्योंकि वो सजेस्ट करता है एग्जामिनर को कि आपने काम नहीं किया अपने एक्सेंट पर, राइट. समझ रहे हैं आप ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको कहीं भी किसी भी राज्य में अपॉइंट किया जा सकता है, तो आपका एक्सेंट न्यूट्रल होना ज़रूरी है ताकि उस राज्य के व्यक्ति जो है वो आपकी भाषा को अच्छे से समझ सकें. सो देखते हैं रिफॉर्मेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफॉर्मेशन, टू डिफरेंट पिक्चर्स अपीयर्ड बिफोर अस. फर्स्ट वन इज दैट of counter reform which under the influence of Renaissance targeted an internal reforms within Roman Catholic Church system. तो जब रोमन कैथोलिक चर्च को नजर आने लगा कि यार ये तो हमारा होल्ड कम होता जा रहा है, राइट, ये रेनेसांस स्कॉलर जो है वो धीरे धीरे हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमारा होल्ड कम हो रहा है, तो दे स्टार्टेड अ काउंटर मूवमेंट कि हम चलो ठीक है कुछ चीजें हम अपने अंदर रिफॉर्म कर लेते हैं, राइट, थोड़ा हम भी साइंटिफिक टेम्परमेंट को अलाउ करते हैं, ठीक है, थोड़ा हम अपना किंग्स और नोबिलिटी और मर्चेंट्स के ऊपर से होल्ड कम करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आउटराइट हमें कोई और नई चीज आकर रिप्लेस कर दे. सो दे इवॉल्व्ड, सो दे इवॉल्व्ड देमसेल्व्स, दे लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, राइट. और जो सेकंड है, सेकंड वन ट्रेंड इज आउट एंड आउट रिवॉल्ट अगेंस्ट यूनिवर्सल चर्च सिस्टम. दूसरा क्या है? यूनिवर्सल चर्च सिस्टम को हटाओ, अपना नया चर्च सिस्टम लेकर आओ, राइट. तो यूनिवर्सल चर्च सिस्टम जो है वो किसके नजदीक है यूरोप में? चलो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर आपको मैप में दिखाऊंगा. सो दैट वाज नोन एज द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. तो एक साइड हमें काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट देखने को मिलता है, काउंटर रिफॉर्म्स, और दूसरी साइड हमें देखने को मिलता है द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. नाउ काउंटर रिफॉर्म्स किए गए कैथोलिक चर्च के विद इन, यानी यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की गई, और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के रिजल्ट में हमें जो है वो नए चर्च डेवलप होते हुए नजर आ गए. दैट मीन्स सम पीपल दे ब्रोक आउट फ्रॉम द हेजिमनी ऑफ द यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च, एंड होली रोमन एम्पायर कुछ नहीं कर सका. होली रोमन एम्पायर नहीं रोक सका ऐसे लोगों को चर्च से बाहर होने के लिए. क्यों? देखते हैं थोड़ी देर में. सो इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ जर्मन. अब ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज किया? जर्मन प्रीस्ट मार्टिन लूथर नाम का एक जर्मन प्रीस्ट है, और मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स थे दे केम टू बी नोन एज द फॉलोअर ऑफ द लूथेरियन चर्च. तो मार्टिन लूथर ने एस्टेब्लिश किया कि लूथेरियन चर्च जो कि कैथोलिक चर्च से अलग था. In 1517 he struck 95 theses to the wall of the church of Wittenberg. He demanded reply from the Pope. 95 theses मतलब वही कि आप जो है वो सवाल पूछे बेसिकली कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ग्रेस ऑफ गॉड है या ह्यूमनिज्म नहीं है, राइट. सो थोड़ा सा मतलब कैथोलिक चर्च के जो पुराने चली आ रही टीचिंग्स है उसको चैलेंज किया विटनबर्ग में, जो जर्मनी में है, ये विटनबर्ग में चर्च है वहाँ पर. एंड देन पोप ऑब्वियसली जवाब नहीं दे रहे हैं. So it symbolized an open revolt against Roman Catholic Church system, and many people rallied behind Lutherans और मार्टिन लूथर, राइट. कौन लोग? एरिस्टोक्रेट्स जो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च सिस्टम से छुटकारा चाहते हैं, ऐसे मर्चेंट्स जो चर्च के इंटरवेंशन से जो है वो दुखी हैं, राइट, और पेजेंट्स भी जो कि ऑब्वियसली कैथोलिक चर्च के इंटरवेंशन से दुखी हैं. तो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द लुथेरियन चर्च. So Martin Luther's revolt affected Germany. Rome was planning its separation. So अब होली रोमन एम्पायर आप लोगों ने देख लिया कि इट इज सेंटर्ड अराउंड जर्मनी. So in the heart of Holy Roman Empire was supposed to give protection to the Universal Catholic Church. इस तरह का मूवमेंट जो है वो शुरू हो रहा था, होली रोमन एम्पायर कुछ नहीं कर रहा था. तो अब रोम से यानी इटली से जो है वो सेपरेशन की डिमांड शुरू हुई, राइट. But in the meantime, German nobles revolted in support of Martin Luther because German nobles, ये होली रोमन एम्पायर के जो नोबल्स हैं वो खुश नहीं थे कैथोलिक चर्च से, क्योंकि कैथोलिक चर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था.
making Pope handicapped in taking any action against him. Now, fortunately for Martin Luther, even Holy Roman Emperor Charles V, अब होली रोमन एम्परर ने डायरेक्टली क्यों नहीं इंटरवीन किया है, क्योंकि होली रोमन एम्परर की तो डायरेक्ट जिम्मेदारी है पोप के प्रति, लेकिन होली रोमन एम्परर जो है वो इस समय बिजी था फ्रांस से लड़ने में, राइट। सो उस होली रोमन एम्परर के बिजी होने की वजह से वो उसका फायदा जो है वो अपनी मूवमेंट को स्ट्रांग करने में उठाया, किसने? मार्टिन लूथर ने। अब इसको आप इंडिया के साथ कंपेयर करो, जब ब्रिटेन बिजी था युद्ध में तो इंडिया में लीडर्स जो है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे थे, बोथ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो सेम जो है वो हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। सो ही कुड नॉट टर्न अप टू गिव सपोर्ट टू पोप टू प्रोटेक्ट द चर्च सिस्टम। सो मार्टिन लूथर का मूवमेंट जो है वो सर्वाइव करता है और काफी पॉपुलर भी हो जाता है। सो वेन एवर वी कंपेयर रेनेसां विद रिफॉर्मेशन, वी फाइंड दैट रेनेसां रिमेन्ड टू बी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विद। सो रेनेसां को अगर आप देखेंगे तो रेनेसां थोड़ा महंगा है ना, क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, समय चाहिए, राइट। तो आपको कोई अगर आपको कोई पैटर्नेज प्रोवाइड करता है, कोई स्पॉन्सर करता है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, है ना। माइकल एंजेलो जो सिस्टीन चैपल की छत पर इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स कार्व आउट कर पाता है या ड्रॉ कर पाता है या पेंट कर पाता है, तो वो बगैर पैसे के नहीं हो रहा, राइट। तो रेनेसां जो है वो थोड़ा सा एलीट मूवमेंट बनकर रहता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मनी, ठीक है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है वो पहुंच जाता है मासेस के पास। इट बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट, राइट, with a support from nobility as well as the kings too. So very soon it spread like forest fire, because लोगों की डिमांड थी, लोग दुखी थे कैथोलिक चर्च से इन जर्मन, और लोग दुखी हैं कैथोलिक चर्च से, या दुखी होना चाहिए कैथोलिक चर्च से, ये किसने बताया? यही शुरुआत यहीं से हुई है ना, ये रेनेसां स्कॉलर्स ने ही बताया, इन्हीं की प्रिंट्स ने जो पढ़ पढ़ कर सुनाया गया सबको, इन्होंने ही ब्रेन वॉश किया है इनका, ऑलरेडी जो वॉश्ड ब्रेन था उसको फिर से वॉश किया अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। सो बड़े लेवल पर जो है वो सपोर्ट में आ गए लूथर के पीछे। सिमिलरली जर्मनी में एक और रिफॉर्मर था कैल्विन, बिकेम एक्टिव इन वाइल ज्विंगली कैरिड द मूवमेंट इन स्विट्जरलैंड, और ज्विंगली जो है वो स्विट्जरलैंड में। लूथर एंड अदर रिफॉर्मर्स यूज्ड पैम्फलेट्स, पोस्टर एटसेट्रा टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, सो दे बिकेम द फाउंडर ऑफ द अर्लीस्ट सिविल सोसाइटीज टर्म विच हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन प्रेजेंट एरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो अर्लीस्ट सिविल सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश सिस्टम को चैलेंज करती हैं टू ब्रिंग ऑन रिफॉर्म्स, और लोगों की बात जो है वो रखती है, राइट। सो नए चर्चेस डेवलप हो गए, ये कैल्विनिस्ट चर्च डेवलप होता है, लुथेरियन चर्च डेवलप हो जाता है जर्मनी में, इन द हार्ट ऑफ द होली रोमन एम्पायर, राइट। लेकिन इंग्लैंड भी दूर नहीं रहता। इसके बाद जो है वो इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश होगा, नॉर्वे में चर्च ऑफ नॉर्वे एस्टेब्लिश होगा, और भी कई कंट्रीज जो है वो अपना अपना चर्च एस्टेब्लिश कर लेंगे, राइट। जो इटली के आसपास है, यानी कि इटली इटसेल्फ, इट विल रिमेन रोमन कैथोलिक चर्च, राइट। फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, दे विल रिमेन रोमन कैथोलिक, बिकॉज फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, रोमेनियन, all these languages are known as romantic languages. Romantic languages कहने का मतलब they have Roman or Latin roots. English has roots in both Germanic and Latin, और इंग्लैंड जो है वो थोड़ा दूर है, राइट, और जर्मैनिक लैंग्वेज जो है वो लैटिन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। समझ रहे हैं? नहीं समझते आप? ये मेरे ख्याल से आपको ये लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड यूरोप का नहीं पता है। एक दिन मैंने कहीं क्लास में बताया था कि दो बड़े लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है यूरोप में, या तो जर्मैनिक लैंग्वेज ग्रुप है, या तो लैटिन लैंग्वेज ग्रुप है, या रोमांटिक लैंग्वेज ग्रुप है। तो जो रोमांटिक लैंग्वेज ग्रुप वाली जो बेल्ट है, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जेनुआ, वेनिस एंड सिसिली, कॉर्सिका, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ अराउंड एजियन एंड एड्रियाटिक सी, दे ऑल रिमेन्ड कैथोलिक, राइट। बट इन नॉर्थ जर्मनी के आसपास के जो देश हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, इंग्लैंड, दे ऑल बिकेम प्रोटेस्टेंट। एक तो प्रॉक्सिमिटी, दूर है वो पोप से, होली रोमन एम्पायर से भी, होली रोमन एम्पायर के तो विद इन चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन पोप से दूर है, और दूसरा एक डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप है, तो कल्चरली जो है वो डिफरेंट है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर एक इटालियन व्यक्ति को एक स्वीड के साथ रखोगे, एक इटालियन व्यक्ति को एक आयरिश के साथ रखोगे, या एक इटालियन व्यक्ति को पैरेलल में रखो एक स्कॉटिश व्यक्ति के साथ, या पोलिश व्यक्ति के साथ, या नॉर्दर्न जर्मन व्यक्ति के साथ,
तो आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेगा, स्किन टोन से लेकर, हेयर कलर से लेकर, आई कलर से लेकर, फेशियल, यानी कि फिनोटाइप ही अलग है, राइट, या फिनोटाइप में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वेरज अगर एक इटालियन को आप एक इराकी के, ईरानी के, या लेबनान, सीरिया, जॉर्डन यहाँ के लोगों के साथ में रखोगे तो आपको जो है वो फिनोटाइप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो दे आर रादर क्लोजली रिलेटेड, राइट। सो ये एक बड़ा कारण बनता है कि बहुत तेजी से वो प्रोटेस्टेंट में चेंज हुआ, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन कल्चर, राइट। कल्चर है, फिनोटाइप का डिफरेंस है, अ लॉट ऑफ डिफरेंस, प्लस एक जेलेसी है क्योंकि नीचे वाली स्टेट जो है ज़्यादा कमा रही थी बिकॉज दे वर कनेक्टेड विद मेडिटेरेनियन, और वो मतलब ज़्यादा आसानी से कनेक्टेड थे विद द मेडिटेरेनियन ट्रेड, राइट। और इंग्लिश और जर्मैनिक जो मतलब किंगडम्स है वो थोड़ा पीछे थे। सो दे वांटेड न्यू सिस्टम ताकि हम अपनी तरफ से जो है वो पूरा अपना इकोनॉमिक सिस्टम बना सकें। सो दे वेंट फॉर द प्रोटेस्टेंट चर्चेस। So if we explore the causes of the Protestant movement, we find that religious cause was definitely there. Religious corruption was a big scar on the face of Roman Catholic Church system, especially after the bubonic plague. Now it's ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी था बड़े लेवल पर करप्शन, लेकिन बिबॉनिक प्लेग के बाद जो है मल्टीफोल्ड बढ़ गया। सो इट्स क्लाइमैक्स बीइंग द सेल ऑफ इंड। अब किस तरह का करप्शन है कि साल्वेशन बेचा जा रहा है। प्रीस्ट जो है वो सरेआम लोगों को बोल रहे हैं कि इतना पैसा जमा करो, गारंटीड हेवन दिलाएंगे तुम्हें। समझ रहे, इस तरह का करप्शन आ गया। सो इट्स क्लाइमैक्स बीइंग द सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस इन रिटर्न ऑफ मनी। प्रीस्ट वर गिविंग अश्योरेंसेस टू ऑफ हेवन इन लाइफ आफ्टर डेथ। बट वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रिलीजियस कॉज वाज नॉट द मेजर फैक्टर। रिलीजियस कॉज एकमात्र नहीं है। इट वाज पर्टिकुलरली ड्यू टू द फैक्ट दैट रिफॉर्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद इन द रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन। Hence, it was contemporary economic and political factor which made Protestant movement inevitable. So, ऐसा नहीं है कि केवल रिलीजियस कारण ही है। क्यों? क्योंकि चर्च तो अपने आप को सुधार रहा था अब धीरे धीरे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बाद में आया है, पहले काउंटर रिफॉर्मेशन आया है, राइट। रेनेसां के रिजल्ट में जो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया वो पहले आया है। तो रिलीजियस तो यानी कि धीरे धीरे चर्च का सिस्टम जो है वो बेटर हो रहा था। तो प्रोटेस्टेंट चर्च एस्टेब्लिश होने का फिर क्या कारण है? बड़ा कारण है जो कंटेम्पररी इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो। रूलर्स दे वांटेड मोर पावर फॉर देमसेल्व्स, ये है बड़ा कारण। रिलीजन से दुखी नहीं थे वो जो रिलीजन का पॉलिटिकल स्फीयर में जो होल्ड है, इकोनॉमिक स्फीयर में जो होल्ड है, उससे आज़ादी चाहते थे वो, क्योंकि नाउ दे कैन। पहले वो नहीं कर पा रहे थे, पहले उनको लेजिटिमेसी के लिए यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। बट अब उनको जरूरत नहीं है डिपेंडेंट रहने की, बिकॉज नाउ दे कैन डिक्लेयर देमसेल्फ। मतलब खुद से वो इतनी शक्ति रखते हैं, इतना पैसा रखते हैं कि वो खुद से अपने आप को डिवाइन डिक्लेयर कर सकते हैं, या वो खुद से अपना चर्च बना लेंगे जो उनको डिवाइन डिक्लेयर कर दे। सो एज फॉर द इकोनॉमिक फैक्टर, क्या है इकोनॉमिक फैक्टर? वी कैन से दैट दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, यूजुअली एंड एज इकोनॉमिक फैक्टर। अब ट्रेड जो है वो बढ़ रहा था। अब अगर किसी को ट्रेड करना है तो, और जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के साथ रिलेशनशिप बढ़ते गए, नई नई कॉलोनीज, नई नई सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश होती गई, ट्रेड बढ़ता गया, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, और अगर आपके पास पैसा ना हो और एम्बिशन हो, क्योंकि रिटर्न तो गारंटीड था, रिटर्न तो गारंटीड है, रिस्क तो नहीं था। अगर आपके पास पैसा है, आप शिप्स बना सकते हो, बस पहुंचना है और आपको सामान लेकर आना है, रिटर्न वॉज गारंटीड, राइट। तो ऐसे में पैसा इकट्ठा करना था। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए लोन लेना बहुत जरूरी है, या किसी ना किसी से पैसा लिया जाए। और जो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च सिस्टम है, जो क्रिश्चियनिटी है, एंड फॉर दैट मैटर इस्लाम में भी यूजुअली हराम माना गया है, यूजुअली को एक सिन माना गया है। यूजुअली यानी कि पैसे का उधार लेन देन करना, राइट। लेकिन इस समय जो है वो बैंकिंग सिस्टम वॉज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो रिसोर्सेज को पूल करता है और इन्वेस्ट करता है लोगों में। लोग उस बैंक की इन्वेस्टमेंट को एज लोन लेते हैं, बदले में इंटरेस्ट देते हैं बैंक को कमाई होती है, और बैंक अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक भी खुश, कस्टमर भी खुश, और जो ट्रेड करना चाहता है वो भी खुश। लेकिन एक आइडियोलॉजी तो सपोर्ट करनी चाहिए ना इन सब के लिए, राइट। क्योंकि पावर का खेल है, लिबरल नहीं है इतनी दुनिया की हाँ ये तो होना ही चाहिए, नहीं, सारा खेल पावर का है, और पावर आइडियोलॉजी से मिलेगी। और अगर आपको बैंकिंग की पावर चाहिए तो आइडियोलॉजी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, जो कि कैथोलिक चर्च की आइडियोलॉजी नहीं कर रही थी, राइट। तो बैंकिंग
को अलाउ करने के लिए, यूजरी को अलाउ करने के लिए एक नए तरह की आइडियोलॉजी चाहिए थी, जो कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने दी। वो जो 95 पॉइंट लिखे हैं उसमें लिखा है कि यूजरी क्यों नहीं कर सकते, यूजरी की तो जरूरत है, बिकॉज कैथोलिक चर्च कह रहा है कि यू आर नॉट सपोज टू बी हैप्पी, यू आर सपोज टू हैव फेथ एंड सर्व आवर लॉर्ड, राइट। लेकिन जो रेनेसां के स्कॉलर हैं उन्होंने कहना शुरू किया ह्यूमनिज्म के बारे में, इंडिविजुअलिज्म के बारे में, उन्होंने कहना शुरू किया कि इंसान डिजर्व करता है हैप्पी होना। तो अगर इंसान डिजर्व करता है हैप्पी होना, और अगर इंसान डिजर्व करता है प्लेजर, क्योंकि यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च प्लेजर के दूर भाग रहा है, प्लेजर नहीं एक्वायर करना आपको लाइफ में, आपको सिर्फ प्रेयर करना है, बैठे रहना है, प्रेयर करना है, ठीक है। देख रहे हैं कितना अनइंटेलिजेंट वे है ऑफ एक्वायरिंग पावर, राइट, कि लोगों को मार पीट के बस प्रे कराते रहो, उनसे पावर बनी रहेगी। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स ने कहा, रेनेसां स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, प्लेजर के पीछे भागो, इकट्ठा करो, क्यों, एक ही जीवन अच्छे से जियो, और गॉड तो चाहता है ना। रेनेसां स्कॉलर्स ने ये कहा कि गॉड तो चाहता है कि आप जो है वो अपनी लाइफ अच्छी करो, ये तो गॉड की विल है, बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया, राइट। जो प्रोटेस्टेंट जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट हैं, उन्होंने कहा कि गॉड वांट्स यू टू बी हैप्पी। कैथोलिक चर्च कह रहा है गॉड डजंट वांट यू टू बी हैप्पी, हैप्पी नहीं रहना, नहीं, प्रे करते रहो गॉड को। लेकिन यहां कह रहे हैं गॉड वांट यू टू बी हैप्पी, एंड इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, इफ रिचेस, if richness, if pleasure, if luxury gives you happiness, then work for it, right? And when you work for it, for your happiness, and if God wants you to be happy, then work becomes your worship. तो ये वर्क इज वर्शिप का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स लेकर आएगा, जिसे आगे हम पढ़ेंगे भी। So usury and profit making were backbone of the trade, while Roman Catholic Church denounced them. On the other hand, Protestant tried to legitimize usury and profit making. In this way, it gave ideological support to rising capitalism in Europe. So जो मर्चेंट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो प्रोटेस्टेंट, तभी लूथर को बचाया, नहीं तो लूथर को मार दिया गया होता, जिससे उससे पहले कई लोगों को मार दिया गया। सो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर क्या कहते हैं इसमें, इन हिज फेमस टेक्स्ट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स कहता है वर्क इज वर्शिप, कि आप काम करो, पैसा कमाओ, खुश रहो, लग्जरी में लाइफ जो जियो, भगवान भी यही चाहता है, राइट। एंड दिस प्रोटेस्टेंट एथिक गेव राइज टू द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे की होड़ बढ़ गई, एंड कैपिटलिस्ट फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ। प्रोजेक्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म एज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। सो प्रोटेस्टेंटिज्म गॉट द सपोर्ट ऑफ द मर्केंटाइल क्लास, और उनके पास पैसा भी था। सो these Protestant churches, they got donations from ruling elites as well as from merchants, right? So उनको पैसा भी मिल रहा है, दूसरी तरफ से सेना भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो अलग चर्च बना लिया इन्होंने। So as for the political factor, we can say that this period was marked by rise of nationalist consciousness. क्या मतलब है इसका? Gradually, different regions cemented through linguistic and cultural uniformity, and under the leadership of ambitious monarchs, were being crystallized into a nation, but universal church system was antithetical to a national aspiration. Universal church system ये कह रहा था that whole of the Europe is a Christendom, right? It is a Christendom. It is not a single kingdom. It is a Christendom. सभी जगह क्रिश्चियंस रह रहे हैं, and we are मतलब ब्रदर इन क्राइस्ट, तो हम अलग अलग जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, वी ऑल आर क्रिश्चियंस, तो सभी मिलकर हमें टैक्स दो, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड बढ़ रहा है, कमर्शियल रेवोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अगर मर्चेंट्स ट्रेड करने बाहर जा रहे हैं और ट्रेड करके वापस किसी किंगडम में आ रहे हैं, तो जब वो जा रहे हैं तब भी जाने के लिए किंग को टैक्स देंगे, और वापस आकर किंग के किंगडम में अपना सामान बेच रहे हैं तब भी किंग को टैक्स देंगे, राइट। तो किंग का बेनिफिट तो इसी में ही है ना, कि अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करे, और बाउंड्रीज सिक्योर करने के लिए चाहिए अगेन एक फीलिंग ऑफ वननेस, कि किस बेसिस पर बाउंड्रीज सिक्योर कर रहे हैं आप, क्या कोई ज्योग्राफिकल बेसिस पर बाउंड्री सिक्योर कर रहे हो या कोई और बेसिस है। तो बनाया गया एथनिसिटी, एथनिक आइडेंटिटीज को बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने का बेसिस बनाया गया। तो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स ने, जैसे फ्रांकिया, ऑल दोस पीपल स्पीकिंग फ्रेंच एंड फ्रेंच डायलेक्ट्स, वो एक फ्रेंच किंगडम बन गया।
ऑल दोज पीपल स्पीकिंग जर्मन और जर्मन डायलेक्ट्स, उनके अपने जर्मन डायलेक्ट्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंट्रीज बन गए छोटे छोटे, और बाद में इसी बेसिस पर यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, बाद में इसी बेसिस पर यूनिफिकेशन हुआ इटली का, इसी बेसिस पर धीरे धीरे यूनिफाई किया गया था इंग्लैंड को पहले, राइट। या पॉलिश लिथुआनिया कंट्रीज या एस्टोनिया लातविया, या लैंग्वेज ग्रुप्स पर, क्योंकि एस्टोनियन लैंग्वेज अलग है, लातवियन अलग है, लिथुआनियन अलग है, पोलिश अलग है, जर्मन अलग है, जर्मन में भी नॉर्थ जर्मन और साउथ जर्मन के डायलेक्ट्स अलग हैं, ऑस्ट्रिया वाले जर्मन अलग, जर्मन डायलेक्ट अलग है, चेक लैंग्वेज अलग है, स्लोवाक अलग है, स्लोवीन अलग है, राइट। तो ये जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पर नेशनल आइडेंटिटी जो डेवलप हुई, उसके आधार पर किंग्स ने बाउंड्रीज सेट कर दी, राइट। बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं तो ट्रेड पर टैक्स लेना जो है वो आसान हो जाता है। सो जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस है इसके अगेंस्ट था कैथोलिक चर्च सिस्टम, क्योंकि उनको तो पूरा क्रिश्चियनडम से टैक्स चाहिए था। सो दैट्स व्हाई इवन सम एम्बिशियस मोनार्क्स, सो दिस इज हाउ हम आगे पढ़ेंगे, दैट गिव द राइज टू एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स. That's why even some ambitious monarchs encouraged the Protestant movement in order to consolidate their own position. Sometimes even personal ambitions of monarchs collided with universal church system. Personal ambition monarchs के जो है वो universal church system को चैलेंज करते हैं. जैसे ब्रिटिश मोनार्क है हेनरी एट्थ. ना ब्रिटिश मोनार्क हेनरी एट्थ वाज सिक ऑफ हिज वाइफ. अब कई मल्टीपल कारण बोले गए हैं कि भैया हेनरी एट्थ को अपनी बीवी से जो है वो एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या उसकी बीवी जो है वो किसी और से प्रेम करती थी, या हेनरी एट्थ किसी और से प्रेम करता था. तो राजा रानी जो है वो अलग अलग लोगों से प्रेम करते हैं, उनके बहुत खुले रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत ओपन रिलेशनशिप होता है राजा रानियों का, राइट. लेकिन किसी तरह हेनरी एट्थ को क्या चाहिए था, डिवोर्स चाहिए था अपनी बीवी से. और अगर अनॉइंटमेंट किंग का कौन कर रहा है, बिशप कर रहा है, चर्च कर रहा है, तो शादियां भी जो है वो बिशप्स ही अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि किसी को क्वीन बनाना है तो बिशप्स का बहुत बड़ा, यानी कि चर्च का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. और डिवोर्स जो है वो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च अलाउ नहीं करता, देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिवोर्स. तो हेनरी एट्थ ने क्या किया कि यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च को मारी लात और अपना खुद का चर्च जो है प्रोटेस्टेंट चर्च सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कर दी शुरुआत, और कहा उसे चर्च ऑफ इंग्लैंड. और चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो बिशप है उसने कहा कि यस डिवोर्स दो, और हेनरी एट्थ ने दिया अपनी बीवी को डिवोर्स और करी अगली शादी. So for example, the 16th century British monarch Henry VIII broke relationship with Rome when Pope delayed the process of divorce of his wife Catherine, and developed a separate British church as Anglican, Anglican church. या बाद में it is known as the Church of England. Angla are the tribe जिनसे जो है वो English people develop हुए हैं, Anglo-Saxons actually, which has existed. आज तक जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड मौजूद है. एंड द ब्रिटिश मोनार्क इज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ स्टेट. क्वीन मतलब मोनार्क हो गया, क्वीन होगी, वट एवर, बेसिकली मोनार्क होगा, वो हेड ऑफ द चर्च होगा. हेनरी एट्थ एंड इट इज रिमार्क दैट ब्रिटेन ऑलवेज टुक अ सेपरेट पाथ फ्रॉम यूरोपियनिज्म, जो कि आज बाद में हमें लास्ट में अभी ब्रेक्सिट में भी देखने को मिलता है, यूरोप से अलग हटके चल रहा है. So in conclusion, we can say that economic and political factors played a more decisive role in Protestant movement. Religious तो है ही, लेकिन religious कम है. तो ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सवाल है. जब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस, इस टॉपिक के बाद करेंगे, तो ये वाला मैं सवाल लेकर आऊँगा कि रेनेसां के पीछे या प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के पीछे क्या कारण ज़्यादा स्ट्रांग है, रिलीजियस या अदर कारण. तो क्रिटिकल एनालिसिस पर ये सवाल बनता है. Then next is a decline of feudalism and the rise of capitalism. Now after understanding all of these points, now let us understand कि decline कैसे हुआ feudalism का. So as we have seen earlier, feudalism was based mainly on agrarian economy and rural life. We know this. Now मैंने आपको पूरी कहानी actually समझा दी है, तो statements देख लेते हैं आप सीधा. Now initially the primitive method of agriculture was prevailing, and through manorial system known as the serfdom as well, लॉर्ड्स ट्राई टू कंट्रोल सरप्लस लेबर एंड सरप्लस प्रोडक्ट्स. तो ये आपको पता है फ्यूडल सिस्टम में क्या है, एक मैनर है, उसमें प्रिमिटिव तरीके का एग्रीकल्चर चल रहा है, और उस प्रिमिटिव तरीके के एग्रीकल्चर के बेसिस पर बस लैंड से रिसोर्सेज स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही है सोर्स ऑफ इनकम फॉर होल ऑफ द नोबिलिटी, क्योंकि ट्रेड खास वो कर नहीं पा रहे हैं, राइट. बट फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या होता है, एमर्जेंस ऑफ टू फैक्टर्स प्रूव्ड डेवास्टेटिंग फॉर फ्यूडलिज्म. क्या क्या, पहला फैक्टर है वाज द अग्रेरियन सरप्लस कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, and second was the influx of cash nexus due to which manorial system disintegrated. तो पहला तो वही ट्रेड रूट बढ़ा,
टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन आई जिससे अग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ, सरप्लस बढ़ा। अग्रेरियन रेवोल्यूशन आता है तो पहला कारण क्या है, उससे सरप्लस बढ़ता है, पहला कारण सरप्लस बढ़ा, राइट। और दूसरा ये कि जो नई टेक्नोलॉजीज आई और जो नया ट्रेड हुआ इससे कैश का इन्फ्लक्स बढ़ा। सो नाउ द किंग्स वर नॉट डिपेंडेंट फॉर मिलिट्री सपोर्ट on their nobility based on the land grants. So nobility can ask for cash now or kind now, कि या तो सरप्लस दे दो या तो कैश दे दो, लैंड देने की जरूरत नहीं है, लैंड हमारे पास बहुत है, राइट। तो किंग जो है वो पैसा मुंह पे मार के अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर ले रहा है, राइट। सो दैट गेव ग्रेजुअली दैट इंक्रीज द पोजीशन ऑफ किंग्स. So by 11th century, there is evidence of several technological changes. Instead of the basic wooden plows, mold boards were also mold boards पहुंच गए, and there were also changes in the land use, right. नई तरह की crop management technologies आई. The most revolutionary was switch from 2-field to 3-field system. 2-field system क्या बोलता है कि ये एक फील्ड है, इसमें आधे हिस्से पर आज इस साल इस सीजन खेती की जाएगी और ये जो है वो इसको रखा जाएगा खाली, राइट, एम्प्टी, एंड देन नेक्स्ट सीजन जो है वो इस पर खेती की जाएगी और फिर इसको रखा जाएगा खाली. तो ये 2 जो है वो फील्ड सिस्टम है, बट दे अडॉप्टेड नाउ द 3-फील्ड सिस्टम. सेम लैंड पर उन्होंने क्या किया, इक्वल जो है वो 3 पोर्शंस बनाए इस तरह, राइट. और एक टाइम पर केवल एक ही खाली होगा, केवल ये वाला खाली है और रेस्ट में जो है वो क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर. नेक्स्ट टाइम जो है वो समझ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये वाला खाली होगा, ये वाला खाली होगा, फिर इन दोनों पे एग्रीकल्चर होगा एंड सो ऑन. सो ये साइकिल चलती जाएगी. अब आप कहेंगे कि सर इससे तो डिग्रेड हो जाएगी लैंड, यहाँ पर जो है वो रिलेटिवली वो लैंड को ज़्यादा लैंड को अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का मौका दे रहे हैं, राइट. नहीं, बिकॉज नॉलेज जो है वो केवल नई क्रॉप मैनेजमेंट की नहीं आई, नए सीड्स की भी आई. बेटर तरीके के सीड्स भी पहुंचे जो कि ये 3-फील्ड सिस्टम में ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं. बेटर इरिगेशन के जो है वो टेक्नोलॉजीज आई, लाइक अरघट्टा वगैरह या इस तरह के व्हील्स वगैरह, जो पानी इरिगेशन के जो व्हील हैं, इरिगेशन व्हील या पर्शियन व्हील, वो सब टेक्नोलॉजीज पहुंची हैं अभी. So as a result of this technological upgradation, agrarian surplus increased sharply and it created a rupture in feudal structure as lords preferred cash in place of service. कैश मिल जाए उनको, ठीक है, लैंड की जरूरत नहीं है. Increasing monetization of economy caused by wider trading activities intensified the situation further. Then after the demolition of feudal structure, there emerged a new economic relationship known as capitalism. So universal Catholic Church के जाने के बाद आया काउंटर रिफॉर्मेशन या प्रोटेस्टेंट, ठीक है. फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के बाद आएगा कैपिटलिज्म. और तीसरा हमें नेक्स्ट क्लास में देखना है कि होली रोमन एम्पायर के जाने के बाद आएंगे एब्सोल्यूट मोनार्कीज. और ये 3 इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल होंगे और नए 3 इंस्टीट्यूशंस जो बनेंगे, दैट विल कंबाइनली गिव राइज टू द मॉडर्न वेस्ट. So capitalism has not been a static structure but a long evolving one, the earliest form being the commercial capitalism. So यूरोप में कैपिटलिज्म यूरोप में बहुत बाद में पहुंचा. आज यूरोप और वेस्ट जो है वो कैपिटलिज्म का नारा लगाता है. इंडिया एंड अरेबियन एंड चाइनीज वर्ल्ड बहुत पहले से ही एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड रहा है. इंडियन इकोनॉमी हमेशा से ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रही है. पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में, समझाऊंगा कैसे, राइट. सो कमर्शियल कैपिटलिज्म यानी दैट कमर्शियल रेवोल्यूशन and that will gradually develop into mercantile revolution and then gradually develop into industrial revolution. ठीक है, तो ये सब पैरेलल में आप रख सकते हैं. ये किसके रूप हैं, ये रूप हैं कैपिटलिज्म के. So in this particular form there was emphasis over mercantilist activities. Mercantilist activity that means collection of mercantilist activity क्या है कि एक जगह से सामान इकट्ठा किया, दूसरी जगह बेच दिया, फिर दूसरी जगह से बदले में सामान जो लिया वो तीसरी जगह बेच दिया और कमीशन खा रहे हैं बस हर जगह. Collection of products in one region and to make profit through exporting them to another. So यूरोप से निकले, अमेरिकाज पहुंचे, लूट घसूट किया, वहां से पैसा रिसोर्सेज वो सब उठाए, इंडिया गए, इंडिया में एक्सचेंज किया और फिर जो है वो यूरोप में आके 10 गुना 20 गुना दाम पर बेच दिया. ये है उनकी मर्केंटलिस्ट एक्टिविटी, ये है उस समय का कैपिटलिज्म, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मर्केंटलिज्म. ये हम अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. अगली क्लास से हम मर्केंटलिज्म को समझना शुरू करेंगे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, आज मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा. एंड देन मर्केंटलिज्म एक बार हमें जब समझ आएगा, देन वी विल एंटर इनटू द फॉल ऑफ होली रोमन एम्पायर एंड द राइज ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज. देन हम समझेंगे 30 Years वॉर एंड
yeah, that will be it. So that is all for today. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेक श्योर कि अगर आप एंड तक देख रहे हैं इतना इस लेक्चर को तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे मेंशन करें इफ़ यू लाइक टू डिसलाइक दिस सेशन. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. इन द नेक्स्ट क्लास लाइक आई टोल्ड यू ऑल दोज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड देन उसके बाद हम शुरू करेंगे एज ऑफ एनलाइटनमेंट. राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ध्यान रखिए. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.